नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। और इस पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है कि जिस तरह से आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई और इंटेंस होती जा रही है, भीषण होती जा रही है। और जिस तरह से गैर जिम्मेदार पाकिस्तान है, उसकी आर्मी है, उसकी जो प्रमुख मंत्री हैं और अन्य प्रधानमंत्री हैं, तो उस स्थिति को देखकर क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में भविष्य में परमाणु युद्ध हो सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और अगर परमाणु बम का विस्फोट होता है तो उसके क्या चरण होते हैं, ये संभावना पे भी बात करेंगे। और साथ में कि दोनों देशों के पास क्या वेपन है, किस तरह की परमाणु हथियार हैं। चलिए इस विषय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसा आपको पता ही है कि अब ऑपरेशन जो सिंदूर है उसे चलते हुए लगभग 3 दिन हो गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में भीषण लड़ाई चल रही है और डे बाय डे ये और इंटेंस होती जा रही है, बहुत ही भीषण होती जा रही है। तो अब पहले बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो देखिए, जो दो प्रमुख विश्व में रक्षा से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट हैं, पहला तो है सीप्री। सीप्री का अर्थ होता है कि जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सीप्री, और दूसरा है एफएएस यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट। इनके अनुमान के हिसाब से भारत पाकिस्तान दोनों के पास, भारत के पास 160 से 170 तक परमाणु हथियार हैं 2024 की स्थिति में, और पाकिस्तान के पास 165 से 175 परमाणु हथियार हो सकते हैं। हालांकि ये अनुमान है क्योंकि एग्जैक्ट नंबर पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें एक और भी चीज समझना जरूरी है कि भारत परमाणु हथियार को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी यूज करता है, लेकिन पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का यूज नहीं करता। अब इन्हें ले जाने के लिए किस तरह की मिसाइल हैं दोनों के पास, तो उनको देख लेते हैं। तो भारत के पास प्रमुख रूप से अग्नि 1 से लेके अग्नि 5 तक है, यानी 1000 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर तक की रेंज के मिसाइलें उपलब्ध हैं। इसके अलावा पृथ्वी 1, 2, शौर्य और के सीरीज की मिसाइलें भी भारत के पास उपलब्ध हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इनकी रेंज में पूरा पाकिस्तान आता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के पास हैं, तो उनके पास शाहीन, गौरी, शाहीन 1, 2, 3, बाबर, नसर, ये सारे हथियार हैं जो पाकिस्तान को मुख्य रूप से ऐसा कहा जाता है चीन के दिए गए हत्फ जो सीरीज के हथियार हैं, हत्फ सीरीज की जो मिसाइल हैं वो हैं बेसिकली, जिसे पाकिस्तान ने अपने नाम दे दिए। तो देखिए, अब अगर मान लीजिए दोनों के बीच में परमाणु युद्ध होता है और कोई देश परमाणु बम गिराता है किसी पर, तो क्या क्या चरण होते हैं इनके, उनको भी जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखिए, परमाणु बम का जब विस्फोट किया जाता है, प्रमुख रूप से परमाणु बम में इस्तेमाल होते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम और सीसियम, और भी अन्य इस्तेमाल हो सकते हैं। तो एक बार जब परमाणु बम का विस्फोट होता है तो उसके कुछ चरण होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। तो पहला चरण में प्रमुख रूप से जो इनके इम्पैक्ट होते हैं ये कुछ मिली सेकंड से लेके और दीर्घकालिक होते हैं, यानी कई सालों वर्षों तक के भी हो सकते हैं, तो उनको समझते हैं। तो प्रमुख रूप से जब परमाणु बम का विस्फोट होता है तो सबसे पहले तो एक ब्लास्ट वेव निकलती है, ये पहला चरण होता है। ब्लास्ट वेव निकलती है यानी शॉक वेव बनती है, हवा बहुत तीव्र गति से धकेलते हुए आगे बढ़ती है, जिससे इमारतें, वाहन, अन्य चीजें बहुत तीव्र गति से नष्ट होती हैं, दूर धकेलने लगती हैं चीजों को। हिरोशिमा में जो परमाणु बम का विस्फोट हुआ था उसमें 2 किलोमीटर तक जो शॉक वेव बनी थी, ब्लास्ट वेव बनी थी, उसने सब चीजों को नष्ट कर दिया था। दूसरे चरण में फिर थर्मल रेडिएशन होता है, यानी स्टीम हीट जनरेट होती है, और इस स्टीम हीट में हजारों डिग्री तापमान एकदम से हो सकता है। तो इसके संपर्क में आने वाला कोई भी वस्तु, व्यक्ति बहुत ही जल्दी वेपोराइज हो जाता है, यानी भाप में बदल जाता है। उसे मिली सेकंड लगते हैं, वो भाप में बदल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। फिर इसके बाद इसी में एक और चरण होता है न्यूक्लियर फॉलआउट, यानी जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो धीरे धीरे फिर नीचे गिरते हैं और इफेक्ट डालते हैं अपना लॉन्ग टाइम। और इसका जो असर होता है न्यूक्लियर फॉलआउट का, वो कुछ घंटों से लेके साल, महीनों तक बना रह सकता है। इसके अलावा इसके न्यूक्लियर फॉलआउट के परिणाम स्वरूप कैंसर हो सकता है, जन्म दोष बच्चे पैदा हो सकते हैं, रेडिएशन से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगला क्या हो सकता है, क्या होता है परमाणु बम के विस्फोट से, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्स यानी ईएमपी जनरेट होती है। अगर परमाणु बम का विस्फोट धरती से थोड़ा ऊपर किया जाए तो ये ईएमपी का जनरेशन होता है, और इससे क्या होता है, जो सभी
बिजली के उपकरण हैं, संचार उपकरण हैं, बिजली के ग्रिड हैं, ये कम्युनिकेशन के उपकरण हैं, ये सब वो हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इनमें डिस्ट्रक्शन आ जाता है, तो कम्युनिकेशन भी नष्ट हो जाता है और बिजली सप्लाई वगैरह भी बंद हो जाती है। अगले चरण में लॉन्ग टाइम इफेक्ट में क्या हो सकता है, तो परमाणु सर्दी यानी न्यूक्लियर विंटर क्रिएट होती है। परमाणु विस्फोट से इतना ज्यादा धुआं फैलता है कि कई बार वो सूरज की रोशनी को भी ढक लेता है, जिससे कृषि करना मुश्किल होता है, तापमान बहुत तेजी से गिरता है और जिसकी वजह से और भी बहुत सारे दूसरे इम्पैक्ट होते हैं। फिर अगला क्या होता है, अगला है बायोलॉजिकल और जेनेटिक प्रभाव। इससे क्या है, लंबे समय तक न्यूक्लियर जब बम विस्फोट के बाद रेडियो एक्टिव तत्वों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कैंसर हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है, गर्भवती महिलाओं पर असर पड़ता है, जन्म दोष, पीढ़ी दर पीढ़ी दोष के बच्चे पैदा होते हैं। और लास्ट जो इम्पैक्ट है वो है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। तो परमाणु बम जहां पर विस्फोट होता है वहां लाखों की मौत होती है, वहां से लोगों को फिर हटना पड़ता है क्योंकि पानी और भूमि दूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है, मानसिक तनाव होते हैं, अर्थव्यवस्था का पतन होता है। तो क्या ये संभव है ये होना? तो मुझे लगता है कि यूएनओ, अमेरिका और जो प्रमुख देश हैं वो अपनी प्रभावी भूमिका निभाकर भारत पाकिस्तान के बीच में कम से कम न्यूक्लियर वॉर को तो रोक ही लेंगे। धन्यवाद।